हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों हम लोग शिक्षक भर्ती के लिए, जो कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए जो इंग्लिश पेडागॉजी का जो सेक्शन है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथियों शिक्षक भर्ती के लिए एक एक जो नंबर होता है साथियों, पॉइंट जो नंबर साथियों, उसमें बहुत कॉम्पिटिशन होता है साथियों। तो हम आप लोगों के लिए साथियों इंग्लिश पेडागॉजी का सब्जेक्ट जो है लेकर आए हैं साथियों। उसका जो टॉपिक, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा साथियों, वो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन एंड इवोल्यूशन, इससे रिलेटेड रहेगा साथियों, जो कि एग्जाम में इंग्लिश पेडागॉजी सेक्शन से इस सेक्शन से जरूर प्रश्न बनते हैं साथियों। 1 से 2 नंबर के प्रश्न बनता है साथियों। तो चलिए हम क्या करते हैं, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए वीडियो को देखिए, सीधा वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए सीधा हम क्या करते हैं, अब वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखो साथियों, कंटिन्यूअस हमारा टॉपिक का नाम है साथियों, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन एंड इवोल्यूशन। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन एंड इवोल्यूशन, ये टॉपिक का नाम है हमारा, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन एंड इवोल्यूशन। अब देखो, कंटिन्यूअस का मतलब होता है साथियों सतत, निरंतर, सतत निरंतर। कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत निरंतर। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है साथियों समझ या व्यापक, है ना। और इवोल्यूशन का मतलब होता है साथियों मूल्यांकन। तो इसी को देखेंगे, ये हमारा टॉपिक का नाम है। अब बारी बारी से तीनों को जानते हैं क्या होता है। देखो, कंटिन्यूअस का मतलब होता है साथियों, इट डिनोट्स रेगुलर एंड कंटिन्यू एक्टिविटी कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट। क्या कह रहा है समझना। इट डिनोट्स, कंटिन्यूअस क्या डिनोट करता है, रेगुलर मतलब लगातार, और कंटिन्यू निरंतर, निरंतर और लगातार, लगातार और निरंतर। हमको क्या करना है साथियों, एक्टिविटी को कंडक्ट कराना है, एक्टिविटी का आयोजन कराना है। एक्टिविटी क्या करेंगे साथियों, आयोजन कराएंगे, आयोजन, एक्टिविटी का आयोजन कराएंगे थ्रू आउट मतलब लगातार, द ईयर मतलब वर्ष तक के, पूरे वर्ष में हम लोग लगातार क्या करेंगे, एक्टिविटी को कंडक्ट कराएंगे, एक्टिविटी का आयोजन कराएंगे, जिससे हमारा क्या हो सके, अचीव हो, उपलब्ध कर सके, उपलब्धि प्राप्त कर सके। क्या, ऑल राउंड डेवलपमेंट, जो पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का, उसको हम लोग क्या कर सके साथियों, अचीव कर सके। तो ये होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, रेगुलर और कंटिन्यू एक्टिविटी कंडक्टेड होना चाहिए थ्रू आउट द स्कूल में। जो भी एक्टिविटी होती है वो लगातार होना चाहिए, जिससे बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो उसका हो सके। इसके लिए होता है कंटिन्यू शब्द का इस्तेमाल। अगला देखो, दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव। अब कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है साथियों, देखो कॉम्प्रिहेंसिव जो है, इट सजेस्ट मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रोग्रेस। ये स्टूडेंट का किस किस क्षेत्र को प्रोग्रेस करता है, सजेस्ट मेंटल मानसिक, इमोशनल भावनात्मक, और फिजिकल मतलब शारीरिक इमोशनल और भावनात्मक क्षेत्र को वृद्धि करने वाला क्या कहलाता है साथियों, कॉम्प्रिहेंसिव कहलाता है, जो स्टूडेंट के प्रोग्रेस के लिए आवश्यक होता है। इट सजेस्ट मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस को जो करता है वो क्या कहलाएगा साथियों, वो कहलाता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव के अंतर्गत आता है। चलो आगे बढ़े। देखो, अब अगला है साथियों इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है। देखो, इट इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ टूल एंड टेक्निक विच आर यूज टू एक्सेस एंड इवोल्यूट द स्टूडेंट प्रोग्रेस। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, वैरायटी या बहुत से प्रकार के टूल और टेक्निक का यूज करते हैं साथियों, जिससे बच्चों की जो प्रगति है, जो स्टूडेंट का प्रोग्रेस है, उसको हम लोग माप सके, मूल्यांकन कर सके, उसका जांच कर सके और उसका क्या कर सके साथियों, मूल्यांकन कर सके। ठीक है, तो ये होता है मूल्यांकन में बहुत सारे प्रकार की विधियां होती है, टूल होते हैं, टेक्निक होते हैं, जिसका यूज हम लोग बच्चों की क्षमता को जानने के लिए करते हैं। ये मूल्यांकन हो गया। अगला देखो, इसके बाद है साथियों एनईपी। एनईपी क्या है, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, एनईपी क्या है, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन। एनईपी क्या है साथियों, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन होता है साथियों। एनईपी का मतलब होता है नेशनल पॉलिसी एजुकेशन। अब देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसका मतलब क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है साथियों। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति होता है। अब देखो, इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो साथियों 1986 में शिक्षा नीति की इम्प्लीमेंटेशन की बात कही गई थी। 1986 में एनईपी लागू होना चाहिए। एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कही गई थी, इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात कही गई थी।
लागू करने की बात कही गई थी, इम्प्लीमेंशन की बात कही गई थी, इसके लागू करने की बात कही गई थी कब? 1986 में न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, याद रखेंगे नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, NPE है ना, NPE है, सॉरी ये क्या है साथियों? NPE है ना, ये NPE है, देखो NPE, NP और ये E है, NPE नेशनल पॉलिसी एजुकेशन है भाई, है ना, ध्यान में रखना भाई, NPE है। देखो साथियों, हाँ देखिए साथियों, अभी हम जानने वाले हैं साथियों नेशनल पॉलिसी एजुकेशन के बारे में, इसके बारे में साथियों नेशनल पॉलिसी एजुकेशन के बारे में जानने वाले हैं। NPE क्या है? नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, NPE है ना, NPE नेशनल पॉलिसी एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी एजुकेशन क्या होता है साथियों? NPE नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, NPE राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोल सकते हैं या एजुकेशन पॉलिसी, एक ही मतलब है। तो NPE जो होता है साथियों नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, राष्ट्रीय नीति शिक्षा या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, NEP भी बोल सकते हो, NPE बोल सकते हो, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा जो नीति है साथियों, नई शिक्षा नीति जो है साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोल सकते हैं साथियों। ये जो हमारा है साथियों, इसमें हमको ध्यान में क्या रखना है, देखो NEP का इम्प्लीमेंटेशन कब किया गया? 1986 में इसका बात किया गया, लेकिन इसका उद्देश्य ये था कि प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड गुड क्वालिटी एजुकेशन, गुड क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य था, करना प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन इसका उपलब्ध उद्देश्य था, लेकिन NEP जो है लागू नहीं हो पाया। इसके बाद और प्रयास कब किया गया? और जो बच्चों में होता है, जो फियर होता है, सब्जेक्ट का डर होता है, उसको दूर करने के लिए इसको लागू करना था। अब NCF 2005 में, याद रखेंगे NCF 2005 में, NCF 2005 में साथियों, NCF क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, याद रखेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा होता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा साथियों। इसमें क्या होता है? इसमें भी 2005 में लागू हुआ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, उसमें भी कहा गया है कि इसको जो है NPE को नेशनल पॉलिसी एजुकेशन को लागू किया जाए। जो इसमें को स्कूलिक एरिया है, NEP को लागू करने की बात करेगी, इसमें को स्कूलिस्टिक एरिया, मतलब जैसे को स्कूलिक एरिया में जैसे स्पोर्ट्स हो गया, है ना, स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट हो गया, है ना, स्पोर्ट्स आर्ट, है ना, इस पर फोकस करने के लिए कहा गया। को स्कूलिस्टिक एरिया का मतलब वही है, स्पोर्ट्स है और एरिया, मतलब जो शैक्षिक क्षेत्र से लेकर सह शैक्षिक क्षेत्र, वो स्कूलिस्टिक मतलब होता है सह शैक्षणिक क्षेत्र, सह शैक्षणिक क्षेत्र, इस क्षेत्र पर फोकस करने के लिए कहा गया है। कब? NCF 2005 में NPE के तहत, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन के तहत इसमें बताया गया है साथियों। तो इसको हमको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। इसके बाद RTE 2009, RTE राइट टू एजुकेशन 2009, है ना, RTE 2009 में ये कहा गया है कि CCE को अप्लाई किया जाना चाहिए भारत में, CCE को अप्लाई करना है, CCE को अप्लाई करना है, ऐसा कहा गया है भारत में 2009 में, ऐसा कहा गया 2009 में भारत में CCE को लागू करना चाहिए। पहले नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 में कहा गया है कि CCE को लागू करना चाहिए, लेकिन वहाँ हो नहीं पाया। देखो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन में इसमें क्या कहा गया है? NPE नेशनल पॉलिसी एजुकेशन का लागू करने के लिए इसमें CCE को लागू करना चाहिए कहा गया है। किसको? CCE को, जिसके लिए क्या कहा गया है? गुड क्वालिटी प्रोवाइड करना और बच्चों में फियर जो सब्जेक्ट का होता है उसको दूर करने के लिए इसमें कहा गया साथियों। उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में इस पर यह कहा गया है कि जो को स्कूलिस्टिक एरिया है, को स्कूलिस्टिक एरिया का मतलब है जो सह शैक्षिक गतिविधियाँ होती है, जिसमें पढ़ाई के अलावा अन्य जो एक्टिविटी होती है उसको लागू करने की बात कही गई है 2005 में। उसके बाद RTE 2009 में इसको CCE को इंडिया में लागू करना चाहिए ऐसा बात कहा गया। लेकिन CBSE जो होता है साथियों, CBSE ने सबसे पहला 2009 में क्लास 9 के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया है। किसने किया? तो CBSE, याद रखेंगे CBSE ने 2009 में इसको क्या किया है? इम्प्लीमेंट किया है 9th क्लास के लिए, है ना। 2009 में क्लास
9th के लिए CCE को इम्प्लीमेंट किया। सीसी को क्या किया? इम्प्लीमेंट किया, लागू किया, याद रखेंगे। सीबीएसई ने सबसे पहला, याद रखेंगे, सीबीएसई ने सबसे पहला 2009 में क्लास 9 के बच्चों के लिए इसको क्या किया गया? इंडिया में लागू किया गया सीसीई को। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो पूरा इंडिया में फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या था? 2009 में सीबीएसई ने लागू किया सीसीई को, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन को। लेकिन अगर पूरे देश में हम बात करें साथियों कि सीसीई जो लागू हुआ वो 1 अप्रैल 2010 को पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया। याद रखेंगे, पूरा इंडिया में कब लागू हुआ, पूरे देश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ। पूरे देश में सीसीई लागू किया गया। याद रखिएगा इसको, पूरे देश में सीसीई लागू कब किया गया? तो 2010 में इसको लागू किया। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा साथियों। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो साथियों, इसमें हम लोग सबसे पहला जो हमारा बिंदु है वो कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस। क्या है साथियों? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है साथियों निरंतर। सबसे पहला बिंदु हमारा क्या है साथियों? कंटिन्यूअस मतलब निरंतर। अब देखो कंटिन्यूअस निरंतर में हमको लर्निंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा साथियों? लर्निंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लर्निंग करना पड़ेगा। अब हम लोग लर्निंग करेंगे, दो तरीके से लर्निंग करते हैं साथियों। देखिए इसमें हम लोग दो तरीके से लर्निंग करेंगे। एक होता है, दो प्रकार से लर्निंग करेंगे, दो प्रकार से सीखेंगे निरंतर। मतलब इसमें हम लोग को असेसमेंट करना पड़ेगा, आकलन करना पड़ेगा। लर्निंग के लिए पता कैसे लगाएंगे? इसके लिए हमको करना पड़ेगा साथियों, आकलन करना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? असेसमेंट करना पड़ेगा बच्चों का। क्या करना पड़ेगा? असेसमेंट करना पड़ेगा। पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई के अंत में, हर एक प्रकार से। तो दो प्रकार के हम लोग असेसमेंट करते हैं निरंतर के अंतर्गत। पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट। पहला क्या है साथियों? फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और एक होता है साथियों समेटिव असेसमेंट। क्या होता है? समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट करेंगे साथियों। अब देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है साथियों और समेटिव असेसमेंट क्या होता है, इसको दोनों हम लोग समझने का प्रयास करेंगे बारी बारी से। देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। याद रखेंगे, फॉर्मेटिव मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है और ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब देखो इसमें क्या होता है, फॉर्मेटिव में हमको लगातार स्टूडेंट का क्या करना पड़ता है? प्रोसेस को मॉनिटरिंग करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। इसमें क्या होता है? कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस। तो बच्चा का जो प्रोग्रेस है साथियों उसको हमको लगातार मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, लगातार उसकी निगरानी करनी पड़ेगी इसमें। जबकि इसमें एंड ऑफ द कोर्स होता है। ये कब लागू होता है? समेटिव कैरीड आउट एंड ऑफ द ईयर। इसको हम लोग लास्ट के वर्ष के अंत में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? असेसमेंट करते हैं, लर्निंग करते हैं साथियों। इसको याद रखना है। तो ये होता है कंटिन्यूअसली, लगातार, हर हमेशा हमको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, बच्चों का आकलन करना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा। इसमें ये वर्ष के अंत में होता है, इसको याद रखना है। ये इसमें क्या करना पड़ता है? कंटिन्यूअस में करेंगे तो इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है और रेमेडियल टीचिंग होता है, एंड रेमेडियल। इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टेस्ट होता है, दोनों होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग होता है ना। डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब समस्या का कारण का पता लगाएंगे। समस्या के क्या लगाएंगे साथियों? समस्या के कारण का पता लगाएंगे और इसमें समस्या के कारण का निदान करते हैं, ऐसा होता है। जबकि ये क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिजल्ट। ये रिजल्ट का क्या होता है साथियों? कलेक्शन होता है। रिजल्ट का क्या होता है साथियों? कलेक्शन होता है, एक प्रकार का जजमेंट होता है। एंड जजमेंट, एंड क्या होता है? जजमेंट होता है। रिजल्ट का कलेक्शन है और क्या है साथियों? जजमेंट है। तो दोनों को याद रखना है। रिजल्ट का क्या है साथियों? कलेक्शन है और जजमेंट है, याद रखेंगे। ये जजमेंट और कलेक्शन होता है रिजल्ट का, मतलब फाइनली रिजल्ट जो हमको मिलता है वो होता है समेटिव असेसमेंट। और जिसमें हम बच्चों का जो प्रोग्रेस है उसको सुधार करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग कार्य हम लोग करते हैं साथियों। ये लर्निंग
गैप पर फोकस करता है। किस पर फोकस करता है? फोकस ऑन लर्निंग गैप्स। लर्निंग गैप्स कहने का मतलब है इसमें लगातार जो भी समस्या आते जा रही है बच्चों को उसको दूर करते जाना है, जबकि ये फोकस करता है फाइनल अचीवमेंट पर। फोकस ऑन फाइनल अचीवमेंट। फोकस ऑन फाइनल अचीवमेंट, ये फोकस करता है फाइनल अचीवमेंट पर। मतलब अंतिम परिणाम क्या होगा, अंतिम में उसने क्या प्राप्त किया, इसको करता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, स्टूडेंट का फीडबैक होता है। स्टूडेंट का क्या होता है? फीडबैक। इसमें स्टूडेंट का क्या लेना पड़ता है साथियों? हमको फीडबैक ले सकते हैं, बताने के बाद, समझाने के बाद, पढ़ाने के बाद फीडबैक ले सकते हैं। जबकि इसमें एग्जामिन टेस्ट पेपर लेते हैं, ओनली एग्जामिन टेस्ट पेपर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्ष के अंत में, तिमाही में, अर्धवार्षिक में, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एग्जाम लेते हैं, तो इसमें हम लोग केवल एग्जामिन करते हैं, परीक्षण करते हैं केवल। जबकि इसमें स्टूडेंट के प्रोग्रेस का हम क्या करते हैं साथियों? फीडबैक करते हैं। स्टूडेंट के प्रोग्रेस का क्या कर सकते हैं साथियों? हम लोग फीडबैक ले सकते हैं कि कितना सीखा, कितना जाना इसको। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है साथियों, इसको हमको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। कैसा है ये? ऑन गोइंग प्रोसेस है, मतलब लगातार चलने वाला प्रोसेस है। कैसा है ये? ऑन गोइंग प्रोसेस है। जबकि ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। कैसा है ये? शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। कैसा है ये? शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। जबकि वो एक शॉर्ट टर्म होता है, इसका क्लियर ऑब्जेक्टिव वाला है ना, लक्ष्य निर्धारित करने वाला है। कैसा है ये? ऑब्जेक्टिव वाला है, मतलब लक्ष्य निर्धारित करने। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य आधारित है ये, मतलब कितना परिणाम पाया, कितना रिजल्ट उसको मिला, कितना अचीवमेंट हुआ, कितना मार्क्स मिला, ये सब किस में आ जाएगा साथियों? समेटिव असेसमेंट में। मतलब कैरी आउट इन ऑफ द ईयर होता है, जबकि ये कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग होता है बच्चों का, लगातार करते जाते हैं कंटिन्यूसली। देखिए ये क्या होता है, इसमें रेमेडियल टीचिंग होता है और डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, समस्या के कारण का पता लगाते हैं। जबकि ये कलेक्शन होता है रिजल्ट का, और लास्ट में इसका फाइनल आंसर, फाइनल जजमेंट मिलता है। ये लर्निंग गैप पर फोकस करता है, जबकि ये फाइनल आपने क्या सीखा, आपने क्या प्राप्ति किया, इस पर फोकस करता है साथियों, ये रिजल्ट और जजमेंट। जबकि ये फोकस करता है फाइनल अचीवमेंट पर फोकस करता है। इसमें बच्चों के साथ हम लोग फीडबैक ले सकते हैं। इसमें ओनली एग्जाम टेस्ट पेपर लिया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। यह जो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलता रहती है, पूरा वर्ष के दौरान चलती रहती है। जबकि समेटिव असेसमेंट क्या होता है साथियों? शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड होता है, लक्ष्य निर्धारित होता है साथियों। ठीक, इसको हमको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। मतलब कहा जाए तो इसमें ये इंफॉर्मेशनल है ना, इसमें इंफॉर्मेशनल है, समझो, इसमें इंफॉर्मेशन हमको मिलते रहता है। जबकि ये इंफॉर्मेशनल हो के ना कि जजमेंट वाला होता है। ठीक, इसमें हम लोग टूल और टेक्निक का यूज करते हैं, है ना। इसमें कितना बच्चे ने सीखा उसको हम लोग जांचते हैं टेस्ट के माध्यम से। ठीक, चलो इतना चीजें क्लियर होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, इसको दिमाग में आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा। चलो, कहने का मतलब ये है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है साथियों, क्वालिटी अचीवमेंट को दिखाता है। देखो कहने का मतलब क्या है, जो फॉर्मेटिव है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्वालिटी असेसमेंट, क्वालिटी को बताता है, गुणवत्ता को बताता है। कौन? फॉर्मेटिव। जबकि समेटिव असेसमेंट किसको बताता है? समेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट सोर्स किसको शो करता है? समेटिव असेसमेंट क्वांटिटी को शो करता है ना, याद रखेंगे। किसको शो करेगा? क्वांटिटी को, मात्रा को शो करेगा। जैसे व्यापम परीक्षा लेता है तो क्वांटिटिव है, क्वालिटी नहीं है, बच्चों का क्वालिटी नहीं है। मतलब एग्जाम के माध्यम से, टेस्ट पेपर के माध्यम से बहुत सारे बच्चे भीड़ में अगर किसी बच्चे का परिणाम दर्शाते हैं तो वो क्वांटिटी हो गया, और जिसमें हम उसके पर्टिकुलर बच्चे के एक एक बच्चे के ऊपर फोकस करते हैं वो क्वालिटिव असेसमेंट होता है, जो कि फॉर्मेटिव में होता है। और समेटिव में क्या होता है? क्वांटिटिव असेसमेंट होता है। अब देखो, असेसमेंट से संबंधित कुछ लर्निंग होता है, उसको याद रखना है। असेसमेंट लर्निंग रिलेटेड कुछ असेसमेंट होते हैं, उसको हमको जानना है साथियों। देखिए पहला असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होता है साथियों?
असेसमेंट एज लर्निंग में मतलब होता है आप स्वयं का इवोल्यूशन करोगे। क्या करोगे? स्वयं इवोल्यूशन, सेल्फ इवोल्यूशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं साथियों? सेल्फ इवोल्यूशन करते हैं। किसमें? असेसमेंट एज लर्निंग में। एज लर्निंग में याद रखेंगे, असेसमेंट एज लर्निंग में हम लोग स्वयं का आकलन करते हैं, सेल्फ आकलन करते हैं। असेसमेंट एट लर्निंग, असेसमेंट एट में क्या क्या करते हैं? असेसमेंट एट लर्निंग, असेसमेंट एट लर्निंग। एट लर्निंग में क्या करते हैं साथियों? एट लर्निंग में पीयर ग्रुप के साथ पीयर असेसमेंट करते हैं, ग्रुप असेसमेंट में पीयर असेसमेंट। इसमें क्या करते हैं साथियों? पीयर असेसमेंट, पीयर असेसमेंट करते हैं। किसमें साथियों? एट लर्निंग में। एट लर्निंग में याद रखना, एस में सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एस, एट में पीयर असेसमेंट, ग्रुप के साथ लर्निंग, ग्रुप, इसमें ग्रुप हो जाएगा ना, ग्रुप के साथ असेसमेंट करते हैं, याद रखना। पीयर इन लर्निंग है ना, असेसमेंट इन लर्निंग। अगला है असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग। अब इसमें क्या होता है साथियों? देखो, असेसमेंट इन वाले में होता है पढ़ाते समय, इंस्ट्रक्शन के समय असेसमेंट, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। इन मतलब ड्यूरिंग, इन मतलब क्लास के अंदर, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब कब असेसमेंट होगा? पढ़ाते समय। इसका मतलब पढ़ाते समय हम लोग क्या करते हैं साथियों? असेसमेंट करते हैं, वो ड्यूरिंग असेसमेंट इन लर्निंग हो जाएगा। एस मतलब सेल्फ असेसमेंट, स्वयं का आकलन, स्वयं का मूल्यांकन। एट मतलब पीयर असेसमेंट, याद रखेंगे। और इन मतलब ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, पढ़ाते समय। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ लर्निंग, ऑफ लर्निंग में क्या होता है साथियों? ऑफ जो होता है साथियों, समेटिव, पूरे साल का आकलन, समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट। इसमें क्या होता है साथियों? पूरे साल का आकलन, पूरे साल का आकलन होता है, ठीक है। फॉर्मेटिव में कंटिन्यूस नहीं आकलन होता है साथियों, फॉर्मेटिव असेसमेंट में, याद रखेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर के लिए होता है, याद रखेंगे। तो ये वर्ड को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, एस और एट, इन और ऑफ, किसके किसके लिए यूज होता है, इसको हमको दिमाग में स्टोर करके रखना है। ये एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक। चलो, समझ में आ रही है चीजें? ठीक है साथियों, यहाँ तक समझ में आया। असेसमेंट एज लर्निंग सेल्फ इवोल्यूशन है। एट मतलब पीयर असेसमेंट होता है। इन मतलब इंस्ट्रक्शन पढ़ाते समय लर्निंग के लिए होता है। ऑफ मतलब समेटिव असेसमेंट होता है। और फॉर मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये किसके लिए होता है साथियों? ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। किसके लिए होता है साथियों? फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसको याद रखना है, ठीक। तो किसके किसके लिए होता है इसको जानेंगे साथ, ठीक। तो इवोल्यूशन का हम लोग क्या करेंगे साथियों? इसके अलावा कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन का हम लोग और एक वीडियो और बनाएंगे, जिसमें और बारीकी से पढ़ेंगे कम्प्रिहेंशन के बारे में और इवोल्यूशन के बारे में। उसके बाद कुछ टूल और टेक्निक के बारे में जानेंगे साथियों। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है बहुत ज़्यादा साथियों। तो आप लोग को इस वीडियो को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, नोट्स बना लेना है। और मिलते हैं साथियों सीधा अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि वीडियो होने वाला है कम्प्रिहेंशन और इवोल्यूशन, इस पर रहेगा, और टूल और टेक्निक पर रहेगा, जो कि एग्जाम पर पॉजिटिव से वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही रहना चाहते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, मतलब मंत्रा ट्यूटोरियल के साथ जुड़िए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।